हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है। इस क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वेबसाइट के ऊपर डेली अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पे एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में इस डिस्कशन वीडियो को देखिए। जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे आपके लिए शेयर किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए आज 26 सितंबर का डे हो गया है, मीन्स द सितंबर अब कम्प्लीटली एंड की तरफ है, तो इस वजह से आप इनका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि डे बाय डे आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अप्रोच कर रहा है आपको, तो इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें कंटिन्यू टच रखने के लिए आपको इस तरीके से अपना जो कोई क्विज है, कोई क्वेश्चन बैंक है, इसको थ्रू आउट द ईयर आप सोल्व करते रहिए। क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स का जो मोड है उसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि प्रीलिम्स का मोड का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से तो आप अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू टच में रहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई स्कीम है जो न्यूज़ के अंदर में है, तो जिस भी तरीके के जो करंट अफेयर हैं या स्टैटिक पार्ट है तो उन सबको हम यहाँ पे जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ की डेली क्विज है इसके अंदर हम आपका ये जो स्टैटिक एंड करंट अफेयर का पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में भी एक कहानी आप देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक इम्पोर्टेंट आपको देखिए कि दो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे, 46 और 42nd एंड 44, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इमरजेंसी का टाइम था, उस समय में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी किए गए थे इन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि 4+2 क्या होता है। अगर इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया जाए इसका मतलब होता है 8 और इसका मतलब होता है 6। तो 1978 के समय में आया था 44th, और जो 4+2 है 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था 1976 के समय में। अगर आपको ईयर ना याद हो तो एक इस तरीके से सिंपल सा लॉजिक था। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 के समय में आया था, तो उस समय में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टेट लिस्ट में आया करते थे, उनको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर में। अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो पाँचों के पाँचों कौन हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले है एजुकेशन, जो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट, एजुकेशन एंड फॉरेस्ट। फिर है एक वेट एंड मेजरमेंट, कि वेट और मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द बर्ड्स का जो बात है कि प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड एनिमल को और बर्ड्स को, तो उसको भी वहाँ पे रखा गया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एक और टॉपिक है कि जस्टिस का जो मैटर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, इसमें कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए उनको यहाँ पे नहीं किया जाएगा। उनके अलावा जो लोकल लेवल के जो कोर्ट्स हैं उनका यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली वो सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जो ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं हमारे, अगर हम बात करें 323 जो बेसिकली आर्टिकल है 323A है एंड 323B हैं, जिसके अंदर में जो ट्राइब्यूनल्स का मेंशन किया गया है वो ये इसी के अंडर में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें एक्सेप्ट जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितना भी जो जस्टिस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में डाला गया। ट्राइब्यूनल्स भी 42nd के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, 323A के अंदर में और 323B के अंदर में, आर्टिकल्स के अंडर में। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 1, 2 एंड 4 हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर। मैरिज यहाँ पे नहीं है, ट्रेड यूनियंस यहाँ पे नहीं है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करके कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हॉर्टिकल्चर, जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस सेक्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर वो सेक्टर है जिसके अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ हॉर्टिकल्चर की पोटेंशियल होने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू इस सेक्टर के अंदर पुश करने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है स्टूडेंट? सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती हैं जिसमें जो कम्प्लीटली जो मनी है, जो फाइनेंस है, वो सेंटर के द्वारा किया जाता है जिन स्कीम्स के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर के अंदर जो क्लस्टर हैं उनका डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये नाबार्ड के द्वारा नहीं किया जाता है। नाबार्ड का आपको पता होगा बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो स्टेट लेवल पे रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है एक डेवलप किया गया। तो इस तरीके से एक नाबार्ड है, एक इसी का ही सेम जो कंपैरिजन में जो किया गया पैरेलल में वो था सिडबी। तो नाबार्ड नाम का जो बैंक है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। इसका जो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है जो क्लस्टर हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करता है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स यही है कि कोई जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन कोई एरिया है वहाँ पे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्टिविटी है वो हो सकती है, वहाँ पे कोई फल है वो उगाया जा सकता है। तो उन्हीं को देखते हुए मार्केट लेड इम्प्रूवमेंट करना है, वहाँ पे इंटीग्रेशन डेवलप करना है मार्केट के रूप में, और वहाँ पे जो जोग्राफिकली स्पेशलाइज कोई एरिया है जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उस क्लस्टर के अंदर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने से रिलेटेड है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, स्कीम है, और इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है स्टूडेंट्स? नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में जो मार्शल आर्ट है, जो इंडिया में एंशिएंट समय से मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया जाता था, आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो मार्शल आर्ट हैं उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि आप देखिए कि जो जरासंध नाम का एक कैरेक्टर है हमारी महाभारत जो माइथोलॉजिकल जो हमारे जो बुक्स हैं उन सब के अंदर में, तो जरासंध का जो एरिया था वहाँ पे भी जो मल्ल युद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, मल्ल युद्ध किया जाता था जरासंध के एरियाज़ के अंदर में भी। आप देखिए कि जो कंस के समय में भी, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे माइथोलॉजी से रिलेटेड मिलती हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि ऐसे एक मार्शल आर्ट है, गटका नाम की मार्शल आर्ट है जो पंजाब के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी मार्शल आर्ट्स हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर जब हम रीड करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी स्पेशल इससे रिलेटेड टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो थिंगता है। थिंगता बेसिकली एक मार्शल आर्ट है और ये बेसिकली इसको स्वॉर्ड एंड स्पेयर के रूप से भी जाना जाता है। उसकी ये आर्ट है, ये मणिपुर के अंदर परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट्स, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर नहीं की जाती है। अगर हम बात करें मर्दानी खेल की, तो स्टूडेंट्स मर्दानी खेल बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मर्दानी जो खेल है ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में। तो थिंगता है वो बेसिकली यहाँ पे मणिपुर के अंदर की जाती है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। मर्दानी खेल है जो महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। अगर हम बात करें काठी सामू की बात करें, काठी सामू जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में परफॉर्म की जाती है। हिस्टोरिकल मार्शल आर्ट है काठी जो सामू है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इसमें जो स्वॉर्ड फाइट के रूप में भी उस तरह वहाँ पे फाइट होती है काठी सामू में। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा गूगल करना, यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर्स इनके जो वीडियोज़ हैं वो देखना, आपको काफ़ी सही से समझ में आएगा। तो आप देखिए कि ठेंगता तो जो मणिपुर में की जाती है, मर्दानी खेल इन द महाराष्ट्र, मर्दानी खेल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो एक ही पेयर है जो करेक्टली मैच है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ओनली 1 पेयर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बत्तुकम्मा फेस्टिवल से रिलेटेड है। अभी जब हमारे नॉर्दर्न इंडिया में
आप देखिए कि आज का जो डे है, नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है। जो गॉडेस है, जो शक्ति की जो पूजा की जाती हैं, तो उसका जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है। ऐसे ही तेलंगाना जो स्टेट है, वहाँ पे बत्तुकम्मा फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसको नारी शक्ति फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। वुमेंस के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जो पार्टिसिपेशन है, वैसे भी आप देखिए कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे आप कहीं पे भी देख लिए, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेन ये है, आप इसके अंदर अगर हम बात करें भत्तुकम्मा फेस्टिवल के रूप में, तो भत्तू जो मीन्स होता है, भातुकम्मा, भत्तू मीन्स द लाइफ एंड अम्मा मीन्स द मदर। तो माँ गोडेस नारी शक्ति के रूप में इसको किया जाता है। तो तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स ये फेस्टिवल, भत्तुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप देखिए कि 9 डेज का नवरात्रि है वो फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। अब नवरात्रि जैसे ही एंड होंगे, उसके 10th डे होता है दशहरा। अब दशहरा भी इंडिया में काफ़ी जगह है, सॉरी स्टूडेंट्स, काफ़ी जगह फेमस है। आप देखिए कि मैसूर जो है, मैसूर का जो दशहरा है वो काफ़ी फेमस है। ऐसे ही है, राजस्थान में एक जगह है कोटा, तो कोटा जो एजुकेशन सिटी के रूप में पर्पज़ काफ़ी फेमस है। नीट एंड IIT JEE के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है कोटा में के अंदर भी जो कोटा का दशहरा होता है वो काफ़ी फेमस है। कोटा उनके साड़ीज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके हम आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी कुछ रीड करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, वहाँ पे क्या क्या क्लॉथ होते हैं उन सब के बारे में। तो ये तेलंगाना का था बत्तुकम्मा फेस्टिवल। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोज़ हसनाना है, ये न्यू ईयर है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस न्यू ईयर के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें, इसको जूइश पीपल जो होते हैं, जो इजराइल के अंदर बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इजराइल के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ ग्रीट भी किया गया है इसके बारे में। रिसेंटली कल ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया था इसके बारे में। इस जो इनका जो न्यू ईयर है, जूइश पीपल्स का जो न्यू ईयर है, आप देखिए कि इसके अंदर ऑप्शन के अंदर पारसी भी लिखा हुआ है। पारसी पीपल्स का जो न्यू ईयर है उसको क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि रोज़ हसनाना जो बेसिकली एक जूइश पीपल्स का न्यू ईयर है, इसको डे ऑफ शाउटिंग एंड ब्लास्ट के रूप से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी लंबा चलता है फेस्टिवल। इसके योम कोपर एक नाम से और भी इसके अंदर एक डे है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो जूइश पीपल्स का न्यू ईयर होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ये बेसिकली ये दोनों फेस्टिवल और जो न्यू ईयर हैं ये न्यूज़ के अंदर में थे, इस वजह से आपके क्विज के अंदर डाल दिए। और इसके अलावा बात करें जो मार्शल आर्ट्स हैं, इनके बारे में देखा हमने। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में देखा, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स ये सब 4-5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हमने क्विज के अंदर देखा है। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप नोट डाउन करिए और इनको प्रॉपर वे में रिवाइज़ कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि रिवीजन जो है UPSC के एग्ज़ाम में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है रिवीजन। तो आप रिवाइज अच्छे से ज़रूर कीजिए। जिस भी टॉपिक को आप रीड कर रहे हो उनको कंटिन्यू वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अच्छे से रिवाइज कीजिए। बुक्स हों, करंट अफेयर्स हों, या कोई भी सेक्शन है जो आप फॉलो करते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।